आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5वां लेक्चर है। लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को नोमेनक्लेचर के बारे में सारा इंफॉर्मेशन, जितना नोमेनक्लेचर के लिए हमें चाहिए होता है, सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। आई वाज सपोज टू गिव अ शीट जो कि मुझे निकालना था, प्रिंट नहीं ले पाया, तो वो शीट मैं आपको अगली क्लास में दे दूंगा, जिसमें आपको नोमेनक्लेचर का पूरा प्रैक्टिस, और खास करके वो प्रैक्टिस भी नॉट सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है एंड यू हैव टू टेक, क्योंकि पहला जो आपका वो एग्जाम होने वाला है दैट विल आल्सो बी ऑब्जेक्टिव पैटर्न, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही पूरा रहेगा। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। अभी स्ट्रक्चर तो सब्जेक्टिव ही है, 4 ऑप्शन दिया, उसमें से कौन सा सही स्ट्रक्चर, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो वो स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। मैं होप कि नेक्स्ट क्लास में आपको वो प्रिंट आपको दिलवा दूंगा, और जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी वो प्रिंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, वो अगर रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका फिजिकल एस्पेक्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, जहां पे आपने उसके स्पीड को, आपने थर्मोडायनेमिक्स में आपने उसके फिजिबिलिटी को, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने उसके एक्सटेंट को, ये सारा फिजिकल केमिस्ट्री ने आपको पढ़ा दिया है। पर जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इन सारी चीजों के साथ साथ और एक बहुत महत्वपूर्ण सी चीज ऐड हो जाती है, दैट इज जब कभी भी रिएक्शन होता है तो वहां पे बॉन्ड या तो ब्रेक हो रहा होता है, नहीं तो फॉर्म हो रहा होता है। अभी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये कई सारे फैक्टर्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। उन सारी चीजों को पढ़ने के लिए ही हम ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज आपको दे रहे हैं। एक्चुअली ये पूरा का पूरा क्लास 11th में आपको पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने 11th में नहीं अगर ईमानदारी से पढ़ा है, तो 12th में उसका बेसिक्स आपको अगर कोई बता दे तो आपका काम चल जाएगा। इसलिए मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स अभी दे देता हूं। कोई भी रिएक्शन जो होती है उसके अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं मुख्यतः, एक को बोलते हैं सबस्ट्रेट और दूसरे को बोलते हैं रिएजेंट। तो आप अब तक जो पढ़े थे उसमें ऐसा कुछ पढ़े थे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। अभी रिएक्टेंट सिर्फ सिंपली रिएक्टेंट नहीं रहता है ऑर्गेनिक के केस में, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वन इज सबस्ट्रेट एंड द अदर इज रिएजेंट। एक को आप क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं, और दूसरे को आप क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। और ये दोनों मिलकर फिर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये इस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड करती है। सबस्ट्रेट का डेफिनेशन आज भी मैं जो पढ़ा रहा हूं वो एक शीट की मदद से ही पढ़ा रहा हूं। ये पूरा जीओसी का सीट है, तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस सीट का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएगा, उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी पहला जो डेफिनेशन है सबस्ट्रेट का, सबस्ट्रेट में आप देख सकते हैं कि लिखा है वन विच इज बीइंग अटैक्ड, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। अब जब कभी भी रिएक्शन होगी तो कोई, सपोज करिए एक एग्जांपल देता हूं, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से अटैकिंग की जाती है। यहां पे सपोज करिए OH रखा हुआ है। अब ये कार्बन, ये एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैंने कभी दिखाया है आपको, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, कभी दिखाए हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखिएगा तो दिख जाएगा। अभी ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है देखने में ध्यान से देखिए। ये सपोज करिए एक कार्बन है, क्या ये मेरा जो मुट्ठी है वो क्या है, कार्बन है। ये जो मेरा मुट्ठी बना हुआ है, ये जो मेरा हाथ है, फिस्ट जिसको बोलते हैं, ये क्या है, कार्बन है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इस तरफ। इस प्रकार से जब कोई भी कंपाउंड रिएक्शन में जाता है तो ये जो कार्बन है इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे, और जो आके अटैक करेगा उसको क्या बोलेंगे, रिएजेंट बोलेंगे। देखिए रिएजेंट का डेफिनेशन क्या लिखा है, व्हिच अटैक्स द सबस्ट्रेट इज नोन एज रिएजेंट। जो सबस्ट्रेट को आके अटैक करेगा उसको क्या बोलेंगे, रिएजेंट बोलेंगे। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इज नोन एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की क्या खास बात होती है,
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की जो खास बात होती है वो ये होती है, इसके बीच का किसी भी पार्ट से जो कोई एंगल होगा, किसी से किसी के बीच का जो एंगल होगा वो ऑलवेज 109 डिग्री 28 मिनट्स 109 डिग्री 28 मिनट्स के बराबर होता है। यानी इस पर्टिकुलर केस में ये एंगल कितना 109 डिग्री 28 मिनट, ये एंगल कितना 109 डिग्री 28। ऑल द एंगल्स आर, अच्छा आप इसको किसी भी तरीके से मुड़ाओ, देखो हर तरीके से वो ऐसा ही दिखाई देगा। आप किसी भी तरीके से मुड़ा के देखोगे ये हर तरीके से वैसे ही दिखाई देगा। अब अगर ये ऐसा है तो आप देख पा रहे हैं यहां पे गैप है, कोई भी यहां से एक रिएजेंट इस पे आके क्या कर सकता है, बैक अटैक कर सकता है। तो अटैक हमेशा कितने प्रकार से किया जा सकता है, दो प्रकार से, एक ये बैक अटैक होता है, एक होता है फ्रंट अटैक। फ्रंट अटैक कब होगा, बैक अटैक कब होगा, ये तो खैर हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब हम लोग नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। आप थोड़ा अपने शीट में आगे बढ़िए, देखिए 1 2 3 करके 3 पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन बॉन्ड, दूसरा पॉइंट है क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। उसी पेज पर 3 पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक उसके ऊपर 3 पॉइंट लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक यहां पर देखिए 3 पॉइंट आपको दिखाई देगा। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा पॉइंट है क्लीवेज और तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये जो नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट है यही डिसाइड करेगा कि ये बैक अटैक होगा कि फ्रंट अटैक होगा। ये हम लोग बाद में चेक करेंगे क्योंकि ये तो थर्ड पार्ट में आएगा ना पूरी कॉन्सेप्ट के अंदर। तो यहां पर जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं ये है कि जब कभी भी कोई भी आप कंपाउंड लेते हैं और वो कंपाउंड प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है तो कोई ना कोई आके क्या करेगा, उस पे अटैक करेगा। एज ये 2D में बना है तो 2D में बनने के कारण थोड़ा देखना डिफिकल्ट हो जाता है। सपोज करिए यहाँ पे कोई रिएजेंट है, सपोज करिए मैं यहाँ पे एक रिएजेंट ले लेता हूँ X-, ये रिएजेंट आके यहाँ से जो अटैक किया तो यहाँ पे तो लग रहा है कि दोनों हाइड्रोजन के बीच में आके अटैक कर रहा है, पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये अगर ये OH है, इस पे OH लगा हुआ है, तो ये जो X- है वो कहां से आके अटैक कर रहा है, यहां से। पर यहां पे तो ऐसा नहीं दिख रहा है ना, यहां पे तो दिख रहा है कि 2 H के बीच से आके अटैक कर रहा है, पर एक्चुअली कैसे अटैक करता है, ऐसा के बैक अटैक करता है, पीछे से पूरा खाली जगह है वहां से आके अटैक करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा 3D में फील करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये फील नहीं होगा तो आगे जब आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सब पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा, पहला। दूसरा, आपने एक और नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं वेज डैश स्ट्रक्चर, कभी सुना है वेज डैश स्ट्रक्चर। अब ये देखिए ये एक हाइड्रोजन इधर है, ये एक हाइड्रोजन इधर है, यहां पे बनता है वेज, इसको बोलते हैं वेज, और उसके साथ एक बाजू में बनता है डैश, एक बाजू में बनता है डैश, इसको बोलते हैं वेज डैश स्ट्रक्चर। अब ये वेज डैश स्ट्रक्चर क्या है, इसी को यहां से हम समझ सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ने ऐसे गलती से 2 ब्लैक और 2 अलग रंग का लिया है, नहीं, इंटेंशनली लिया गया है। इंटेंशनली इसलिए लिया गया है कि ये अगर कार्बन है, यहां पर जो हाइड्रोजन लगा है ये एग्जैक्टली वहीं ऊपर लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन यहां पे लगा हुआ है, ये दोनों सेम कलर के हैं। यहां पे भी देखिए 2 बॉन्ड एक जैसा है, जो दोनों एक प्लेन में पड़ता है, ये प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये प्लेन, एक प्लेन में पड़ने वाले जो 2 बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग एक जैसा दिखाते हैं। और एक कहां है, आउट ऑफ द प्लेन, आपकी ओर। अभी आप मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, अभी आउट ऑफ द बोर्ड और इनसाइड द बोर्ड का नॉलेज आपको अच्छा हो गया होगा। ये साइड क्या है, आउटसाइड द बोर्ड, एंड दिस इज इनसाइड द बोर्ड। यहां पर एक बॉन्ड जो बना हुआ है वो आउटसाइड द बोर्ड है और एक बॉन्ड बना हुआ है वो इनसाइड द बोर्ड। जो वेज है ये जो ये कहां है, आउटसाइड द बोर्ड, और जो डैश है वो कहां है, इनसाइड द बोर्ड। इसीलिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसको बोलते हैं वेज डैश स्ट्रक्चर। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा कि ऐसा होता है करके, वहीं कहीं पे अगर जगह है तो उसको आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए इस तरह से। यानी ये नहीं बनाना है, ऐसा तो आप नहीं बना पाएंगे, ये एटलीस्ट बना लीजिए। मैं उसे फील दिला रहा हूं आपको कि वो देखने में कैसा होता है, एग्जैक्टली इसी प्रकार का होता है जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। गॉट इट? तो यहाँ पर 2 जो बॉन्ड है वो एक प्लेन में होते हैं, और जो एक प्लेन में होता है उसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, एक आउटसाइड द प्लेन और एक इनसाइड द प्लेन, जो कि इधर बाहर और एक अंदर की ओर प्रेजेंट होता है। गॉट इट? चलिए, यहां तक अगर समझ में आ गया तो किसी भी रिएक्शन जब हो रही होती है, कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड कर रही होती है, तो वहां पर ये 3 चीजें ही रिएक्शन को प्रोसीड कराती है, जो मैंने पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के बारे में आपके सामने डिस्कस किया है।
First point is what? Electronic displacement in bonds. Electronic displacement means there is a displacement of electron which is shared between two atoms. There is a displacement of electron shared between the two atoms. Sharing of electron का क्या मतलब होता है शायद आपको पता होगा. आपने केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में पढ़ा था, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड जो है वो बेसिकली कितने प्रकार से बनते हैं? 3 से 4 या 5 प्रकार के होते हैं. पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड, पांचवा डाइपोल इंटरैक्शन. कुल मिलाकर ये 5 प्रकार से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. उसमें जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसे होता है? इट इज द बॉन्ड फॉर्मेशन बाय टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आप पूरा इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं, दैट इट इज कॉल्ड एज टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेकंड शेयरिंग ऑफ बॉन्ड है. शेयरिंग ऑफ बॉन्ड क्या है? थोड़ा मेरे पास थोड़ा आपके पास, दोनों ने मिलकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में एक एग्रीमेंट किया. तुम अपना इलेक्ट्रॉन थोड़े देर के लिए मुझे दे दो, मैं अपना इलेक्ट्रॉन थोड़े देर के लिए तुम्हें दे दूंगा. मैंने इसे एग्जांपल से समझाया होगा. एग्जांपल ध्यान है कौन सा? जनरली मैं वो एग्जांपल ना क्लास के बाहर जो बच्चे खड़े रहते हैं, ध्यान है वो एग्जांपल? नहीं है तो सुनिए. क्या है? क्लास के बाहर कई बार हम लोग पनिशमेंट खाते हैं. आप लोग भी पनिशमेंट खाएंगे? मैं नहीं खाया हूं. पनिशमेंट कैसे खाते हैं? ऐसे कान पकड़ के हम खड़े रहते हैं, आइदर नील डाउन होके या ऐसे ही कान पे ऐसे पकड़ के खड़े रहते हैं. अच्छा, ऐसे कौन पकड़ा हुआ रहता है कान? जो ठीक मैडम के सामने रहेगा या सर के ठीक सामने जो रहता है, माने गेट पर खड़ा है. अच्छा, जो गेट की इधर साइड में है, ऐसे भी खड़ा होगा, हो सकता है ऐसे भी खड़ा हो, और कोई लड़की पार हो रही हो तो मेरे को पनिशमेंट मैं तो देखने आ रहे लोगों को, मैं नहीं. मतलब क्या हुआ? तुम लोग को हुआ क्या? मतलब क्यों बाहर खड़े हो? ऐसे कोई लड़की गुजर गई बगल से तो उसको देख के, मतलब दूसरे सेक्शन की लड़की है तो उसे पूछने लग जाएगा, हाँ क्या हुआ, तुम लोग क्यों बाहर खड़े हो? और ऐसे ही तो टेकिंग पनिशमेंट. तो ऐसा होता है. तो अभी ये कान पकड़ के जो आप बाहर खड़े हैं, ये बीच वाला जो दो लड़का है जो एक्चुअली मैडम पे पूरे स्ट्रेट में खड़ा है ऐसे करके, मैडम देख रही यस, आप ऐसे की यस, बस ऐसे हो गया आपका हाथ. देखो ना मैडम ऐसे हो रही यस, तो ऐसे आप कान बिल्कुल ठीक से पकड़ लेते हैं. अब ये जो बाजू वाले दोनों लड़के हैं जो गेट के उस दोनों साइड पे, वो पूरा मस्ती में हो तो घूम के भी आ गया उधर से, बोला मैडम आएगी तो बताना, मैं उधर से आता हूं थोड़ा. अभी थोड़ी देर बाद अगर ये कंटिन्यूअसली दोनों ऐसे पकड़े रहेंगे और ये दोनों मस्ती करते रहेंगे, तो हो सकता है इसमें से अगर कोई एक पढ़ने वाला बच्चा गलती से पकड़ा गया तो बोल देगा मैडम देखिए उधर क्या हुआ. दोस्त है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पढ़ने वाला बच्चा पकड़ा गया तो बता देगा कि देखिए मैडम उधर क्या हुआ. तो अभी इन लोग के बीच में एक आपसी एग्रीमेंट होगा. किसके बीच में? इन चारों के बीच. वो बोलेगा देखा टोटल 30 मिनट की क्लास है, 10 मिनट तो हम लोग बदमाशी करने में पार कर दिए, तब पकड़ाए. पकड़ाने के बाद अभी बाहर आए. बाहर आने के बाद अभी हमारे पास 20 मिनट है. 10 मिनट तुम लोग दोनों मैडम के सामने खड़े रहो और 10 मिनट हम लोग दोनों मैडम के सामने खड़े रहेंगे, ताकि 10 मिनट तुम लोग भी रिलैक्स करना, 10 मिनट हम लोग को भी रिलैक्स करने का मौका मिले. दिस इज ओनली एग्रीमेंट, नो, इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट. आप कह रहे हैं कंप्लीटली तुम अनस्टेबल मत रहो, कंप्लीटली मैं भी अनस्टेबल नहीं रहूंगा. थोड़ी देर के लिए मेरे को भी आराम दे दो, थोड़ी देर के लिए तुम भी आराम में रहो. ऐसा कब हुआ? जब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? कार्बन के पास कुल 4 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में. अच्छा, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में. इन दोनों के बीच में ऐसी बात हुई, ये कह रहा हाइड्रोजन कार्बन स्कीम देना. मानिए आर्यन क्लास में खड़ा है, वो स्कीम देगा कि देख दोस्त अगर ऐसे करेगा तो ठीक, नहीं तो बोल दूंगा. तो बोले करे. तो ऐसी कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ स्कीम सेट किया. इसने उसको बोला देख मेरे पास कितने आए? 4. मेरे को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 8. तू तेरे पास कितना? 1. तेरे को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 2. ऐसा कर, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो थोड़े देर के लिए रख ले, जा जी ले अपनी जिंदगी. ये थोड़े देर के लिए इसको दे दिया. अभी जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास कितना हो गया? 2 हो गया. ये खुश, थोड़ी देर के लिए ही सही खुश तो हुआ. अरे कंटिन्यूअसली आप ऐसे पकड़े थे, उससे अच्छा थोड़ी देर आप बिल्कुल ही नहीं पकड़े और थोड़ी देर तक ठीक से पकड़े, ये ज्यादा अच्छा सिचुएशन है. इसने ऐसे इसने एक और हाइड्रोजन से बात किया, ऐसे ही इसने एक और हाइड्रोजन से बात किया, फिर ऐसे ही इसने एक और हाइड्रोजन से बात किया, और ऐसे ही इसने एक और हाइड्रोजन से बात किया. ऐसे हाइड्रोजन से बात करके इसने क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया. इसके साथ इसने क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया. अभी इसका भी कभी 2 पूरा हो रहा है, इसका भी कभी 2 पूरा हो रहा है, इसका भी कभी 2 और इसका भी कभी 2. एक टाइम तो ऐसा होगा जिस टाइम कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. जिसने कहा कंटिन्यूअसली अनस्टेबल रहने से अच्छा है थोड़े देर के लिए स्टेबल रहूं और थोड़े देर के लिए अनस्टेबल रहूं. दिस इज द एग्रीमेंट व्हिच इज डन बिटवीन 2 एटम्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना. नहीं, दैट बॉय नो सहदेव और समथिंग, बचपन का प्यार.
तो ये बचपन का प्यार है, जो बोल रहा है भूलना नहीं है आपको, दैट बचपन का प्यार। ओके, तो ये इस तरह से जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज कॉल्ड एज शेयरिंग ऑफ बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्या है, शेयरिंग हो गई, आपने कंप्लीट डोनेट कर दिया। कई बार ऐसे होते हैं दानी कर्ण, राजा कर्ण का नाम सुना है? दानी कर्ण जो दान, हाँ वो कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ मैं नहीं, दानी कर्ण का था, दान कर्णी, वो जो ये जो दानी कर्ण थे, उनकी एक खास बात है कि वो गरीब अगर कोई उनके सामने आ गया और उसने अगर कुछ मांग लिया तो उसे दे देंगे। ऐसे ही एक कंपाउंड है जिसका नाम है अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो मैं आपको दिखाऊं, अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे एक वेज लगा होगा, उस पे हाइड्रोजन होगा, और एक डैश लगा होगा, उस पे हाइड्रोजन होगा, और एक यहाँ पे क्या रहेगा, लोन पे। अब ये स्ट्रक्चर तो ठीक है, इसके बगल में एक और कंपाउंड है जिसका नाम है AlCl3, इसका नाम है AlCl3, एल्युमिनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, क्लास 11 में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी एल्युमिनियम और क्लोरीन इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, तो ये एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है। एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, इसका नंबर क्या है 13, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3d1, यही होगा ना 3s2 3d1। अभी 3s2 3d1 में जब ये एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसका d ऑर्बिटल खाली है ना, d में कितने जा सकते हैं, d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10। पे d ऑर्बिटल में तो 10 हे भगवान, d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यस सर, ये 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके अंदर, इसमें से एक ही गया हुआ है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं, d ऑर्बिटल खाली है कि नहीं। अगर d ऑर्बिटल खाली है तो क्या होगा, देखें ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहां लेके चला जाएगा, अपने पास। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहां लेके चला गया, अपने पास। अगर ये ऐसा गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस। इसके ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा, 3 टाइम्स डेल प्लस। ये कौन है, दानी कर्ण। इसने किसको देखा, इसको देखा जो तुझे यार वापस से दिल में बजी गिटार। इसने फिर से इसको देखा, इसके ऊपर दिखा इट इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो भारी डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, और वो राजा कर्ण 2-2 लोन पेयर लेके घूम रहा है। उन्हें बोला जा ऐश कर। इसने जो अपना लोन पेयर इसके वैकेंट 3 ऑर्बिटल में डाला, इसने जो अपना लोन पेयर उसके वैकेंट 3 ऑर्बिटल में डाला, ये जो उसने डाला है, दिस इज द वे इन विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म। एक का कुछ नहीं, दूसरे का 2-2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, वो ऑलरेडी स्टेबल होना चाहिए। ज्यादा पैसा रहेगा तब ना डोनेट कीजिएगा, आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तब ना डोनेट कर रहे हैं। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। डन, तो 3 बॉन्ड बता दिया, एक आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कुछ बताए हैं कभी भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत सारा केस आपको आज वो देखने को मिलेगा इस पूरे, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। याद रखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा तभी बनेगा जब एक के पास खाली जगह हो और एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। भाई इसके पास एक्स्ट्रा है तो देगा, इसके पास खाली जगह है तो एक्सेप्ट करेगा। तो ये इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, किसी भी कंपाउंड में जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, और उस हाइड्रोजन के आसपास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए। कंडीशन है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन के आसपास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये इसके पास आ गया। अब जैसे इसके पास आया तो ये ऑक्सीजन और इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा,
इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल माइनस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल प्लस। सिमिलरली यहां पर भी अगर शेयर्ड पेयर को देखें तो कहां खींचा जाएगा, इस तरफ खींचा जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल प्लस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल प्लस, इसके ऊपर क्या चार्ज है, डेल माइनस, इसके ऊपर क्या चार्ज है, डेल प्लस। इसके बीच में अनचाहा, अनसुना, अनदेखा सा एक रिश्ता, जिसको हम कहते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो बन जाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि दिख नहीं रहा ना। पड़ोसी वाली आंटी के प्रति आपका चेंजिंग एग्जाम्पल, ये इस तरह का अगर कुछ हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। आप लोग समझदार हैं, अब सब आप लोग वो 21st सेंचुरी पार करके मेरे को लगता है 22nd सेंचुरी में अभी आ गए। जो डिजिटलाइजेशन होना चाहिए था आज से 10 साल बाद, कोरोना ने 10 साल पहले ही कर दिया, और आपके हाथ में मोबाइल आ गई, और मोबाइल आ गई तो कुछ धंधा हमारा भी बढ़ा और आप लोगों का नुकसान हुआ। इन टर्म्स ऑफ आंख खराब हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, और कुछ लोग पढ़ना था यूट्यूब से कि फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, लगे पड़े मीम देखने में। क्या तो ये जो अनचाहा, अनदेखा, अनसुना सा रिश्ता इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बना, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि एक बहुत ही वीक टाइप का बॉन्ड है। वीक टाइप का बॉन्ड इसलिए क्योंकि आप तार कहां फंसा रहे हैं, बाजू वाली बहुत दूर डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम है, तो गड़बड़ा जाएगा, वो फंसेगा ही नहीं। आप किसी से मिल रहे हैं, जैसे इस क्लास में अगर मैं बोलूं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बनने की संभावना ज्यादा है। आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, आयनिक बॉन्ड मेरा बना हुआ है, शादी हो गई है, मेरा आयनिक बॉन्ड बना है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोगों का क्या है, आप लोग का इधर शेयरिंग हो सकता है, नहीं तो कोऑर्डिनेट, क्षणिक है। ये क्या है आपका, और कॉन्वेंट की किसी लड़की को आपने देख लिया स्कूटी में जाते हुए, आप करो सुंदर लड़की, बस वो जो थोड़े देर के लिए आपने कहा भाई पीछा तो कर, देखो वो सीएचए के जा रही, छोड़ दिए तो औकात के बाहर है, ये तो अपने औकात के बाहर का स्कीम है। तो वो जो आपने किया ना, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार से, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बेसिक चीजें आज सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको, पूरी जीओसी को समझने के लिए पहले ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझिएगा तो फिर आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब देखिए दो वर्ड हैं, एक है इंटर, एक है इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या, इंट्रा का मतलब आपस में, इंटर का मतलब इसका उसके साथ, यानी इस कंपाउंड का इस कंपाउंड के बीच में जो कहानी हुआ, दैट इज इंटर, इसका उसके साथ, इंटर आपका कॉन्वेंट की लड़कियों के साथ, इंटर। अच्छा आपका आप ही के स्कूल के लड़की के साथ, इंट्रा दोस्ती, डोंट गेट इट ऑन अदर कॉन्सेप्ट, नो, फ्रेंडशिप के बारे में क्या, इंटर स्कूल फ्रेंडशिप, इंट्रा स्कूल फ्रेंडशिप। आपका इसी स्कूल में आपकी दोस्त के साथ अगर दोस्ती हो जाए, नहीं किसी लड़की के साथ दोस्ती हो जाए तो इंटर स्कूल दोस्ती बोलेंगे ना उसे, इंट्रा स्कूल। इस स्कूल का उस स्कूल के साथ दोस्ती हो गया तो, जो आजकल कॉमनली देखा जाता है। नहीं अभी आप पढ़ रहे हैं कई स्कूल में, आपकी दोस्त पढ़ रही कई स्कूल में, और सोवेन पूरा एकदम बता रहा है कि कैसे दूसरा स्कूल में पढ़ रहे, और वो इसके ऊपर पूरा वो रांची से राउरकेला वाला जो गाना है पूरा पक्का सेट हो रहा है, साइकिल पे आया पूरी साइकिल पे रे, रांची से राउरकेला तेरे लिए। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है जहां पे एक एटम, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। वेयरएज अभी जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर। ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर है, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर। अभी देखिए वापस से सेम कहानी यहां भी होगी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसकी ओर जाएगा, इसकी ओर, तेरी ओर, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल प्लस। इधर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास जाएगा, इसके पास, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल माइनस। यहां पर अगर जो कुछ बॉन्ड बन गया तो इसे क्या बोलेंगे, इंटर, इसे बोलेंगे सॉरी, इसे बोलेंगे इंट्रा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसे क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। ये क्या है, एक ही एटम के अंदर, सॉरी एक ही कंपाउंड के अंदर ये बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दिस इज इसका उसके साथ दैट इज कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गॉट इट? ये आइडिया लग गया पूरा? डन। अभी आपको क्या समझ में आया? आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया, नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आ गया, नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ गया। नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट कांसेप्ट दैट इज डाइपोल इंटरेक्शन। ये एक तरह का इंटरेक्शन है। आप ट्रेन में किसी से मिले, रांची से सपोज राउरकेला ही जा रहे थे और ट्रेन में आप किसी से मिले, बोगी में देखा, न जान न पहचान, आप भी ऊपर वाली बर्थ पर थे और वो भी ऊपर वाली बर्थ पे गलती से थे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? लड़के लोग ज्यादा समझ पा रहे हैं, लड़कियां भी समझ रही पर मार्क्स के नीचे इसलिए बता नहीं रही, अपने फीलिंग्स को जता नहीं रही। तो दोनों ही ऊपर वाली बर्थ पर थे। आपने पूरे जर्नी में 3 घंटे की जर्नी है राउरकेला से जमशेदपुर, पूरी जर्नी में ना आपने एक शब्द उनसे बात किया, पूरी जर्नी में ना आपने उनका एड्रेस पूछा, पूरी जर्नी में ना आपने उनका नंबर लिया, कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ आपने उनको देखा, उन्होंने आपको देखा। वही जो हल्का सा इंटरेक्शन हुआ, वेरी 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 वीक काइंड ऑफ इंटरेक्शन, जो लगा कि शायद कहीं ना कहीं प्यार है, क्योंकि प्यार का आधा भी नहीं था। दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज डाइपोल इंटरेक्शन, जहां पे एक जो मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल को इंड्यूस करता है चार्ज, आपस में हल्का फुल्का घर, इतना वीक कि अपने आप भी वो खत्म हो जाता है। क्यों? अभी जिस दिन आपने ट्रैवल किया उसके 3 दिन बाद आपको उसका चेहरा भी याद नहीं रहेगा। दैट इज इतना वीक है कि आप बिल्कुल ही उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो 5 प्रकार के होते हैं जो कि फर्दर डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको पढ़ना है तो मेरी केमिकल बॉन्डिंग की जो वीडियोस आएंगे उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। तो ये बेसिक आइडिया कि बॉन्ड कितने प्रकार से बनते हैं वो आपके पास जाना बहुत जरूरी था। इसमें 3 जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला आयनिक डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, सेकंड जब आयनिक डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहां पे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, तो बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड कब कौन सा टूटता है धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कब कौन सा बॉन्ड टूटेगा। पर पहले उनके बीच का आयनिक डिस्प्लेसमेंट यानी इलेक्ट्रॉन, जैसे एक एग्जांपल ये भी है ना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का, ये लेकर अपने पास रख लिया, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। खैर अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। देन लास्ट में है नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, किस प्रकार से वो जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कैसे अटैक करता है और किस प्रकार से फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो आपको जो पहला पैराग्राफ है इसके बारे में टोटल आइडिया मैंने दे रखा है, व्हाट इज अ सबस्ट्रेट, व्हाट इज अ रिएजेंट और कैसे रिएजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। ये जब कभी भी होगा इट विल ऑलवेज फॉलो सम और द अदर मैकेनिज्म। भाई कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना, किधर से पकड़े, छुट्टी होके निकली, कोई छुट्टी होके निकली। अभी आपको पूरा रूट का मैपिंग रहना चाहिए कि इनको कैसे, जैसे नया नया जो प्यार होता है ना, पहला पहला प्यार, यू माइट हैव हर्ड दिस, तो वो पहला पहला जो प्यार होता है, किसको हुआ है पहला प्यार? अरे आप लोग तो बोले दिल के टुकड़े हुए 1000, बोले एक क्या, कई बार हुआ है सर, अब तो कपड़ों की तरह बदल रहा है। क्या तो जब भी पहला पहला प्यार होता है, आप याद करिए आप उनके पीछे कैसे दौड़ते हैं, भागते हैं ना, कभी लेटर देने के लिए, तो कभी फूल देने के लिए, तो कभी चॉकलेट देने के लिए, नहीं हुआ कभी? यू मस्ट गो थ्रू दिस फेनोमेना। मेरे को इतना एक्सपीरियंस क्यों है? दोस्त लोग बताते थे, इससे पता चला, मेरा अपना कोई पर्सनल अफेयर नहीं था, दोस्त लोग बताते थे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उससे ही पता चला है, बहुत ज्यादा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं। आगे सुना यार, रिकॉर्डिंग चल रही है तुम लगे पड़े हो, अब नाम ही पूछोगे क्या? तो ये जो क्या बोल रहा था, ये जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मींस कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, हाउ दिस रिएजेंट उसको अटैक किया, क्या उसके अंदर बॉन्ड चेंजेस हुए, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, कब कौन सा स्लो डिटरमाइनिंग स्टेप था, कौन सा फास्ट रेट था, कौन सा, ये सब चीज मैकेनिज्म के अंदर आता है। एक दिन मैं बता रहा था आपको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, आपको मैं समझा रहा था हाउ दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसीडर्ड, हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड। तो वो जो रेट आप उसके अंदर देख रहे हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर जो वो याद होगा SN1 बताया होगा शायद मैंने, SN1 कि एक रिएजेंट आके उसको टकराया, SN2 बताया होगा, एक रिएजेंट आके टकरा के फिर एक इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बना जो कि बहुत कम समय के लिए फॉर्म हुआ और फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। तो ये उसकी क्या कहते हैं मैकेनिज्म। अच्छा
अभी देखिए, एज सच कोई मैकेनिज्म की किताब नहीं, एज सच कोई मैकेनिज्म कहीं लिखा हुआ नहीं रहता, या फिर एज सच मैकेनिज्म ऐसे ही हुआ होगा, इसका भी कोई रिटन प्रूफ नहीं है। इट इज सिंपली एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। क्यों हाइपोथेटिकल है? अगर मेरे मैकेनिज्म से जो प्रोडक्ट आया है वो अगर बन रहा है तो मैं बोलूंगा मेरा मैकेनिज्म सही है। मैकेनिज्म कोई बताता हो ना, ये तो इंटरमोलिकुलर बात है। कहां हो रही है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है। एक एटम आके मॉलिक्यूल से टकराया। कहां बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके। अभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके कौन चेक कर रहा है भाई, कौन किससे टकरा रहा है, कौन किसके पास गया, किसने किसका रास्ता छेका, कोई बता रहा है जाके? इट इज जस्ट मेयरली अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा और ऐसे 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 होके गया, इसीलिए ये प्रोडक्ट आया। आप देखिए क्लियरली एक लाइन में उसने लिखा है, मैकेनिज्म इज ओनली अ हाइपोथेसिस व्हिच एक्सप्लेन्स वेरियस फैक्ट्स रिगार्डिंग अ केमिकल चेंज। एक हाइपोथेसिस है, एक अजम्पशन है कि ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। इट इज मेयरली एन हाइपोथेसिस, इट इज मेयरली एन अजम्पशन कि ऐसा हुआ होगा। अगर मेरे अजम्पशन से प्रोडक्ट सही सही फॉर्म हो गया, मैं बोलूंगा इस रिएक्शन का यही मैकेनिज्म है। गॉट इट? चलिए, यहां तक समझ जाने के बाद आप उसका पहला टॉपिक देखें, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस प्रकार से होता है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों डिस्प्लेस करेंगे उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वन इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, वन इज टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट। टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं कि दिल में जो गिटार बजी है उनके आ जाने से जितने देर तक वो थे उतने ही देर तक गिटार बजती रही। वो चले गए, गिटार ने अपना धुन सुनाना बंद कर। दैट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। वन इज परमानेंट इफेक्ट। वो है चाहे नहीं है, दिल में हमेशा गिटार बज रहा है। समझ रहे हैं? तो परमानेंट इफेक्ट इज कि उनके प्रेजेंस में, उनके मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, डोंट गेट इनटू उनके मतलब आपने बॉयकॉट के बारे में सुना है, नहीं, डोंट गेट इनटू दैट। उनके मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई अगर उसके पास आ गया तो सिर्फ पास आने से उसमें अगर कुछ चेंजेस आ गए थोड़ी देर के लिए, क्षणिक, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज टेम्पररी इफेक्ट। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अभी अचानक से कोई, यहां तो नहीं, मतलब मान लीजिए आप घर में बैठे हैं और आप कुछ मोबाइल में देख रहे हैं और अचानक से आपकी मम्मी रूम में एंटर कर गई, फिर आप सडनली ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि यू आर एक्चुअली रीडिंग, और तुरंत से वो ये वाला कब वो पेज ऊपर होके और दूसरा जो YouTube वाला पेज जहां पे आप पढ़ रहे हैं वो निकल गया, वो मम्मी को शी विल नेवर गेट कि उधर दो पेज चल रहा था, वो पता नहीं चल पाएगा। और आर्यन जैसा लड़का रहा तो ये भी नहीं पता पड़ पाएगा कि मोबाइल भी हवा रखा, वो तो क्या किताब से पढ़ रहा था। तो ये जो आपने किया, किसी के आ जाने से देयर वाज अ सडन चेंज, दैट वाज अ टेम्पररी इफेक्ट। कुछ लोग मिनिमाइज करके भी छोड़ देंगे, जरूरी नहीं कि उसको पूरा परमानेंटली उड़ा देना है, मिनिमाइज करके छोड़ दिया, फिर मम्मी गई, फिर से उसको खोल के फिर से वो जो काम कर रहे थे या देख रहे थे वो फिर से स्टार्ट कर दिया। दैट टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज टेम्पररी इफेक्ट। वेयर एज जहां पे आप परमानेंट है, मेरे को, मैं मोबाइल देखूं, कोई पूछेगा क्या देख रहा है तुम, इफ आई सी मोबाइल, कोई पूछ रहा है मेरे से तुम क्या देख रहे हो, कुछ भी देख रहा, मेरे से कौन पूछेगा, मैं किसी डर रहा हूं कि ये आ जाएगा, वो मेरे को क्या, कुछ नहीं होना है, मेरे साथ क्या ही होना है, तो मेरे साथ होगा, दैट इज परमानेंट इफेक्ट। कोई आ रहा है जा रहा है उससे मैं क्या मतलब, अनलेस एंड आई एम नॉट वाचिंग समथिंग। समझ गए तुम? सही समझे हो? तो इस तरह के कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से जुड़े हुए। कौन कौन से? पहला इंडक्टिव इफेक्ट, देख रहे हैं 4 पॉइंट वहां पे लिखा हुआ है। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा मेसोमेरिक या रेजोनेंस। रेजोनेंस इज अ फेनोमेना, जब रेजोनेंस का इफेक्ट दिखता है तो उसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, देयर इज नो टू टर्म्स कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इज अ फेनोमेना, रेजोनेंस जब होता है तो उससे जो इफेक्ट दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट। पढ़ाऊंगा जब रेजोनेंस तो ये वाला पार्ट और ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड फाइनली इज हाइपर कंजुगेशन। पहला 3 इफेक्ट जो आप देख रहे हैं ये आंख से दिखता है,
पहला 3 इफेक्ट पढ़ लेने के बाद आंख से दिखाई देगा। हाइपर कॉन्जुगेशन कभी आंख से दिखाई नहीं देता है, उसको ढूंढना पड़ता है। क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो चीज आंख से दिख रहा है उसको समझना आसान होता है, जो चीज दिख नहीं रहा है मेरे को देखना पड़ेगा कि ये इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो वो तो ढूंढने वाली बात हो गई ना। फिर तो आपको टेस्ट लेना पड़ रहा है, वो टेस्ट देना पड़ेगा ना, पता नहीं इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पहले आपको फिर याद रखना होगा कि ये जब कंडीशन होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है और इस स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। उसके लिए मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि कैसे आप पहचानेंगे। इस शीट में दिया हुआ है कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई वेदर हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं आपको पहचान मानूंगा। तो पहले 3 इफेक्ट जो है वो लगते हैं, वो दिख जाता है, डायरेक्टली आपको दिखेगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको दिखाई देगी, आपको मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट दिखाई देगा, और साथ साथ आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दिखाई देता है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन आपको ढूंढना पड़ता है कि ये कैसे लग रहा है। गॉट इट? सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। पहला जो इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये देखिए इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? द वर्ड इंड्यूस, इंड्यूस से ही इंडक्ट आया होगा, इंड्यूस से ही इंडक्ट आया होगा और उसी से इंडक्टिव इफेक्ट बना होगा। अभी इंडक्टिव इफेक्ट जहां कहीं भी देखा जाता है उसके 2 कंडीशन ध्यान रखिएगा। पहला, ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में देखा जाता है। दूसरा, ये वहीं दिखाई देगा जहां पर इलेक्ट्रो नेगेटिव या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या लगे होंगे, लगे हुए होंगे। अगर ये ही वहां पर प्रेजेंट है तो ही इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो ही इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ये तभी वहां पर दिखाई देगा। आप डेफिनेशन पढ़िए, इन अ कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड बिटवीन अनलाइक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड। दिखाई दे रहा है? सिग्मा बॉन्ड को अंडरलाइन कर दीजिए। ये इफेक्ट किसमें देखने को मिलता है? सिग्मा बॉन्ड में। पाई बॉन्ड में ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। is never shared absolutely equally between the two atoms। जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी 2 एटम्स के बीच में इक्वली शेयर नहीं होती है। एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे ये शेयर नहीं होता। इट टेंड टू अट्रैक्ट अ लिटिल मोर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द टू। दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने पास रखेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज, और सामने वाले के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये आइडिया समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल देखो, आप देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन को मैंने Cl के साथ लगाया, बाकी बॉन्ड को छोड़ दिया। अभी ये कार्बन और Cl के बीच में भी उसी तरह का एग्रीमेंट हुआ होगा ना कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एग्रीमेंट हुआ होगा कि देखो हमारे बीच में इस प्रकार से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी देर तक मैं रखूंगा, थोड़ी देर तक तुम रखना। बातचीत तो ठीक ऐसे ही हुई थी, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन, ये जो क्लोरीन है, ये एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ज्यादातर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास रहा, इसके पास रहा। तो इसके पास कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, डेल नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ये आर्गुमेंट समझ में आया? ये एक एग्जांपल से मैं सिखाता हूं, पता है आप लोगों को कौन सा एग्जांपल, वो बाइक वाला। देखिए बड़ा अच्छा, इसको याद भी है, वो बाइक वाला एग्जांपल। बाइक वाला एग्जांपल क्या है मैं बताता हूं। मैं बीटेक इंजीनियर, बीटेक में मेरे 2 दोस्त थे। हम लोगों ने क्या किया, मिलकर एक गाड़ी खरीदी। मिलकर गाड़ी खरीदी क्यों? भाई मेरे को यहाँ से कॉलेज जाना था और कॉलेज से वापस आना था। आप जानते मैं तो सीधा साधा, तो यहाँ से मुझे कॉलेज जाना था और कॉलेज से वापस आना था। तो मैंने और उसने बात आपस में एग्रीमेंट किया कि देखो 30,000 में ओल्ड बाइक मिल रही है, 15,000 तू दे, 15,000 मैं देता हूँ। भाई दोनों मिलेंगे, एक साथ मिलके मंथली जो पेट्रोल का दाम आएगा डालेंगे, डेली हम लोग यहाँ से कॉलेज जाएंगे, वहां स्टैंड में लगेगा और फिर घर आ जाएंगे। तो जो भी काम होगा मिलके, मतलब दोनों लोग शेयरिंग करके करेंगे। एक्जैक्टली सेम है जैसा क्लोरीन और कार्बन के बीच में बात हुआ होगा कि नहीं दोनों हम लोग आधा आधा, भाई मेरा भी एक इलेक्ट्रॉन तेरा भी एक इलेक्ट्रॉन, थोड़ी देर के लिए तुम रख लेना, 50% मैंने हाफ ऑफ द टाइम के लिए मैं रखूंगा, हाफ ऑफ द टाइम के लिए तुम रख लेना। ऐसे हमारे बीच में भी शेयरिंग हो गया। सब हम लोग गाड़ी खरीद के आके एफजेड आ गई हमारे दरवाजे पे। अभी एफजेड आ तो गई, तो तब तक क्या था हमारे बीच में किसी की, मेरा तो नहीं, मेरे दोस्त का गर्लफ्रेंड अभी बना नहीं था। अभी क्या सडनली उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। अब वो उसकी जैसी गर्लफ्रेंड बनी, उसके बाद गाड़ी बताइए किसके पास रहती हो। अब मैं ऑटो से जा रहा हूं और गाड़ी उसके पास रह रही है। तो अभी पहले बात हुई थी यहां से सिर्फ हम लोग कहां तक जाएंगे, कॉलेज तक। कॉलेज में गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहेगी और फिर हम लोग वहां से आ जाएंगे। अभी क्या होने लग गया, गाड़ी पार्किंग तक गई, मैं उतर गया और वो कहीं और।
समझ पा रहे हैं आप लोग भी समझ पा रहे हैं? सही है। तो वो कहीं और अभी दिन भर कहीं घुमा, पढ़ा कहीं पे भी, और फिर पढ़ने के बाद वापस से गाड़ी पार्किंग में आई, उसको छोड़ने के बाद और फिर मेरे को उठा के, अभी बताइए पेट्रोल आधा देंगे या वो ज्यादा देगा, मैं कम दूंगा, या मैं ज्यादा दूंगा वो कम? मैं ज्यादा दूंगा, वो ज्यादा देगा मैं कम। लेकिन बातचीत क्या हुई थी? आधा आधा, जो कभी हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी क्या आ गई? हाँ, वो शांभवी करी गर्लफ्रेंड। अभी वो गर्लफ्रेंड नहीं आई, वो क्या निकला? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण, इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल गया। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। तो वो इसके पास ज्यादा रहने लगी गाड़ी और मेरे पास कम। इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज्यादा रहने लगे और इसके पास कम, इसलिए इसके पास कौन सा चार्ज आया? डेल माइनस, और इसके पास कौन सा चार्ज आया? डेल प्लस। इस तरह ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? मूवमेंट हो गया, ड्रिफ्ट कर गया। दैट टाइप ऑफ ड्रिफ्टिंग हैज इंड्यूस्ड चार्ज ऑन बोथ द एटम्स, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। इस तरह का जहां कहीं भी चार्ज डेवलप हो जाए बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है कि भाई किसमें ज्यादा किसमें कम, वो आपको अगले लिस्ट में दिया हुआ है, आगे चल के आप देखेंगे वहां पे दिया हुआ है। तो अगले पेज में ही लिस्ट दिया हुआ है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी कम होगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। उसको समझने से पहले एक चीज और देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इफेक्ट कितने कार्बन तक देखने को मिलता है? ये इफेक्ट, इट इज अ ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी अपनी एक औकात है ना इलेक्ट्रॉन को टानने की। पहले वाले कार्बन का तो पूरा ही टान लेगा, पर इसके बाद वाले में बहुत कम, और तीसरे वाले में न के बराबर। पहले वाले में इसका परसेंटेज ऑफ जो होता है वो 99% अपनी ओर खींचता है, उसके बाद वाले का मात्र 9% और उसके बाद वाले का 0.9%। तो आप इसके ऊपर इसका इंडक्टिव इफेक्ट नहीं चेक कर सकते। क्या बोल रहा हूं मैं? दो कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। जिससे आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाया उसके बाद वाले कार्बन पे दिखेगा, उसके बाद वाले कार्बन पे भी दिखेगा थोड़ा सा, पर इसके बाद वाले कार्बन पे आप उसका इफेक्ट को क्या करते हैं? नहीं मानते। यानी अगर इन टर्म्स ऑफ चार्ज में दिखाऊं आपको, अगर इन टर्म्स ऑफ चार्ज दिखाऊं तो दिस इज क्लोरीन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन एंड दिस इज कार्बन। इसके ऊपर अगर डेल माइनस है तो इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल का डेल प्लस। डेल का डेल प्लस मतलब एक तो बहुत छोटा चार्ज, उसका भी बहुत छोटा, और इसके ऊपर ट्रिपल डेल प्लस जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर, नेग्लिजिबल हो जाता है। यानी इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां तक देखने को मिलता है? आइदर पहला और मैक्सिमम दूसरे कार्बन तक ही आप उसको देख सकते हैं। यू कैन नॉट प्रोसीड इट टू दी थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई नहीं देता। यही बात देखिए वहां पे लिखा है, इफ द कार्बन एटम बॉन्डेड टू क्लोरीन इज इटसेल्फ अटैच्ड टू फर्दर कार्बन एटम देन इफेक्ट कैन बी ट्रांसमिटेड फर्दर बट अ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन C2 एटम। स्लाइटली पॉजिटिव, बहुत कम, और तीसरे पर तो ऑलमोस्ट ना के बराबर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिएगा तो वहां पे ना 1 2 3 4 5 कर कुछ पॉइंट्स दिए हुए दिखाई दे रहा है। यहां देखिए 1 से लेकर 5 पॉइंट तक लिखा हुआ है। ये 1 से लेकर 5 पॉइंट जो दिया हुआ है ये क्या है जानते हैं? ये आपको बता रहा है कि ए इंडक्टिव इफेक्ट का क्या क्या नेचर है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? पहला, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। Why it is a, मैंने बताया ना दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक टेम्पररी एक होता है परमानेंट। Why it is a permanent effect? Because this chlorine is permanently attached to this carbon. As this chlorine is permanently attached to this carbon, therefore the effect will be permanent. जब तक क्लोरीन रहेगा तब तक इफेक्ट। तो कंपाउंड है तो उसमें क्लोरीन लगा है तो लगा ही रहेगा। अच्छा हटा दीजिएगा तो नहीं होगा, तो हटाने के बाद ना नहीं होगा, अभी तो है। तो इस प्रकार से क्लोरीन तो परमानेंट इफेक्ट। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन नेवर लीव्स देयर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन सिर्फ आकर्षित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसकी ओर खिंचा रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि वो अपना ऑर्बिटल छोड़ के उसके दूसरे के ऑर्बिटल में आ गया। बट इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन पूरा कूद के दूसरे के ऑर्बिटल में चला जाएगा। यहां पे पूरा कूदा कूदी नहीं होता है, सिर्फ उसकी ओर आकर्षित। थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा तो केमिकल बॉन्डिंग में
आपको दिखाए होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा दिखाए क्या होंगे, सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन भोरने का बताया, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चल रहा है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, क्या बोला उसने? इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड दी या लोकेट दी या टू डिटरमाइन दी पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। अगर आप उसका पोजीशन जानते हैं तो उसी टाइम पर उसका वेलोसिटी नहीं, और अगर आप उसका वेलोसिटी जानते हैं तो उसी टाइम पे उसका पोजीशन नहीं, यानी एक टाइम पे दोनों चीज नहीं जान सकते। उसके बाद श्रोडिंगर भाई साहब आए। श्रोडिंगर भाई साहब ने क्या बोला कि आप जो जिसको सर्कुलर पाथ मानते थे, ये इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो ही नहीं करता, ये कैसा शो करता है? वेव नेचर। और ये तो वेव में जा रहा है, जहां वेव वहां इलेक्ट्रॉन, वो वेव जो है वो क्या बनाएगा? अपना एक क्लाउड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो ऑर्बिटल्स होता था उसको हम लोग कैसे दिखाते थे? ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड डेंसिटी है। और इसी में फिर आपको देखिए, याद करिए, सबसे लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में आपने पढ़ा होगा नोड, नोडल पॉइंट, एंटी नोड, ये सब तो पॉइंट आते हैं वेव में। वेव में तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। क्लाउड मींस जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, न कि उसके इलेक्ट्रॉन को कुदा के अपने देह पर, अपने घर में घुसा ले। नहीं, वो सिर्फ उसके क्लाउड को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, सिर्फ खींचेगा। यही पॉइंट वो कह रहा है। द इलेक्ट्रॉन नेवर लीव्स देयर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल, वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को परमानेंटली लीव नहीं करता। तीसरा पॉइंट, इट ऑलवेज ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये हमेशा किससे ऑपरेट करता है? सिग्मा बॉन्ड से। पाई बॉन्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन सिंगल डायरेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सिंगल डायरेक्शन। नेक्स्ट, इट्स मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन withdrawing or donating power decreases with increasing distance। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे इसका जो खींचने का ताकत है वो रिड्यूस करता चला जाएगा। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या रखने हैं? ध्यान रखने। गॉट इट? अब नेक्स्ट, उसके नीचे देखिए आपको पूरा बाकायदा ऑर्डर दिया हुआ। ये ऑर्डर आपको ध्यान होना चाहिए। क्या ऑर्डर दिया हुआ है? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव या इंडक्टिव इफेक्ट की जो ताकत है वो क्या है, किसकी सबसे ज्यादा होगी और किसकी सबसे कम। अब एक एक करके जिसको मैं दिखा सकता हूं उसको मैं दिखाता हूं। पहला वाला जो एग्जांपल है उसको जरा ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है? टर्शियरी अमीन लिखा है। एन के ऊपर यहां पर आर लगा हुआ है, यहां भी आर लगा है और यहां भी आर लगा, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे कुछ है ना, NR3 प्लस। ये जो R है और ये जो नाइट्रोजन है, इनके बीच में नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की। ये बेचारा इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता था। अगर न्यूट्रल रहता तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5। 3 तो बॉन्ड में जाते और एक लोन पेयर। अभी थोड़ी देर पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर दिखाया, 2 लोन पेयर। अभी ये बेचारा वो लोन पेयर किसी को लगता है दे दिया, तब ना इसके ऊपर दोनों 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। अभी ये देखिए था क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके पास होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन का भरमार। अभी इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो भूखायल है कि कैसे मेरे को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले। अब ये वो जो पहला वाला बॉन्ड है उधर का जो CH3 है उसके बीच का बॉन्ड को भी खींचेगा, इधर का भी बॉन्ड खींच रहा है, सब जगह से बॉन्ड खींचेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसकी टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज हो गया तब तो और ज्यादा टेंशन में है भाई मेरा, कि इसको तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की। होना चाहिए था इसको नेगेटिवली चार्ज, है बेचारा पॉजिटिवली चार्ज। तो E अगर किसी ग्रुप में लग गया तो एकदम उसको सारा इलेक्ट्रॉन खींच के अपने घर ले आएगा। बात समझ में आया? इसीलिए ये अगर किसी भी एटम पे लगा हुआ है तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा। अच्छा, ये इफेक्ट जो है ना ये 2 प्रकार से दिखाई देता है। एक पॉजिटिव आई इफेक्ट यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान से समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन देने वाला
पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसलिए ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। कोई अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो ये क्या दिखाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये डोनेट कर रहा है तो ये अपनी ओर क्या कर रहा है, विथड्रॉ, इसको क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है ना, अपनी ओर खींच रहा है। अब ये डोनेट कर रहा है और एक अपनी ओर विथड्रॉ कर रहा है। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इसके लिए दो वर्ड याद रखिएगा, एक को बोल रहा हूं मैं, एक इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ईटीजी ग्रुप, और एक को बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाला यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मींस इलेक्ट्रॉन को देने वाला। प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देने वाला, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। नाइट्रोजन यहां पर माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। माइनस आई, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसके सामने जो लग जाएगा उससे वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, ताकि इसकी जो डेफिशिएंसी उसको वो मीट अप कर सके। वेयरएस अगर ये कार्बन है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है लेगा, क्योंकि याद रखिएगा कार्बन कभी भी अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रखता। ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा, कार्बन वेरी रेयरली गेट्स नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर। वो हमेशा कोशिश में रहता है या तो न्यूट्रल रहूं, और अगर जरूरत पड़े तो पॉजिटिव हो जाऊं, नेगेटिव नहीं होना चाहता वो। नेगेटिव उसके लिए हाईली अनस्टेबल स्टेट है, पॉजिटिव चलेबल स्टेट है, न्यूट्रल बेस्ट स्टेट है, पर नेगेटिव वो कभी भी नहीं होना चाहता। ये अपने आप को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, चलेगा, चलेबल स्टेट है, पॉजिटिव कार्बन रह लेगा। नेगेटिव अगर उसको आप रख दिए तो तांडव कर देगा, यटा तभी गलत जला गाने लग जाएगा एकदम तुरंत, भांग ऊंग पी के तांडव करने लगेगा। तो नेगेटिव स्टेट वो नहीं रख सकता, वो ऑलवेज क्या रखेगा अपने ऊपर, पॉजिटिव। न्यूट्रल ठीक है, पॉजिटिव ठीक है, नेगेटिव नहीं रखेगा। सोमवार का दिन है, कहीं सही में तांडव कर दिया तो दिक्कत होती। अब उसके ठीक बाजू वाला देखिए, Sr2+ सल्फर, वो भी कुछ वैसा ही है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, विड्रॉ करेगा। उसके बाद NH3 अगेन नाइट्रोजन, पॉजिटिव। उसके बाद NO2, NO2 को जरा ध्यान से देखिए, NO2 को ध्यान से देखिए। NO2 क्या है, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, NO2। अब NO2 जो है, इन दोनों में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन दोनों में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन के ऊपर क्या जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के, इलेक्ट्रोनेगेटिव होके पॉजिटिव चार्ज रखेगा, नहीं रखेगा। वो अगर किसी ग्रुप में लगेगा तो क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचेगा तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट। तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। सिमिलर इज विद CN, नाइट वो जो साइनाइड है वो भी SO3H, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, वो पूरा चलता चला जाता है। कहां पे जाके एंड हो रहा है, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन जीरो, हाइड्रोजन के बाद अगर कोई आएगा तो फिर वो क्या करना स्टार्ट करेगा, डोनेशन स्टार्ट करेगा। वो क्या करने लगेगा, डोनेशन। तो डोनेशन करने वाले का नाम कहां लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। तो माइनस आई का ऑर्डर ऊपर है, और देखिए प्लस आई का ऑर्डर नीचे लिखा हुआ है। एटम और ग्रुप्स व्हिच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन लेस स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या रिपेलिंग ग्रुप, या प्रोड्यूस्ड प्लस आई इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो कौन सा ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप। उसमें कौन कौन आ रहे हैं, C6H5O-, C डबल बॉन्ड O-, R3C, CH, R2, CH3 एंड H। H दोनों में कॉमन हो गया, तो ये आगे वाला माइनस आई, फिर H, और फिर H के बाद CH3, फिर बाकी का सारा कुछ। अच्छा मेरे को ये सिर्फ समझा दीजिए, ये COO-, ये प्लस आई इफेक्ट क्यों दिखा रहा है, COO-, ये प्लस आई इफेक्ट क्यों दिखा रहा है, Why this is showing plus I effect? ये प्लस आई इफेक्ट क्यों दिखा रहा है? Why this is showing plus I effect? अभी देखिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस करेगा। खैर रेजोनेंस अभी थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा आप लोगों को, ये रेजोनेंस करेगा, यानी ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। अगर कोई भी ग्रुप इसके अगल बगल में आप लगाते हैं, क्योंकि जहां पे ये बॉन्ड कभी हमें वहीं बनेगा ना जहां पे चार्ज है, तो अगर यहाँ पे कोई बॉन्ड बनता है तो इसके पास एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है,
नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं रेजोनेंस के बाद ये समझाता हूं, बिकॉज रेजोनेंस पहले जब तक मैं ना समझाऊं तब तक मुश्किल, समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अभी ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इसको आप क्या क्या चीज को निकालने में यूज करते हैं, ये ऑर्डर आपको ऐसे भी याद रखना, वैसे भी याद रखना, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता। ऑर्डर यू हैव टू रिमेंबर। 3 इसके इफेक्ट है, जो 3 या 4 5 हैं, सिर्फ नाम देख लेते हैं, अगली क्लास में हम लोग उसको एलाबोरेट करेंगे। पहला, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट थोड़ा बहुत भी याद है, मैंने बताया था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डाइपोल मोमेंट, फिजिक्स का ध्यान है ना, क्या बोला था, जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक सर्टेन दूरी पर प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे डाइपोल प्रोड्यूस होता है, और जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस दिशा में होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। देन नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये 2 बातें हैं। और एक चीज है, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने जाना था इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगले क्लास में ये सारा टॉपिक ले लूंगा। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एसिड एंड रिलेटिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये कुछ 5 पॉइंट है जो इंडक्टिव इफेक्ट से हमें सीखने को मिलता है, ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की